हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपके पास अपना काम करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो कहीं पर जाकर आप जॉब करें या फिर अपना खुद का बिजनेस चलाएं। तो बेटा जब भी आप बिजनेस चलाते हैं ना, तो उसमें रिस्क हमेशा अवेलेबल रहती है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसी ही कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस रिस्क की जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि बिजनेस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो बेटा सीधी सी बात यहाँ पे ये है, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि यदि भविष्य में आपका किसी भी तरह का लॉस हो जाता है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होते हैं, मतलब प्रॉफिट आप जितना चाह रहे थे उससे कम प्रॉफिट होते हैं, तो उसी की संभावना को, उसी की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। और ये जो रिस्क है बेटा वो क्यों आती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेन चीजों की वजह से आपको यदि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट में कमी आ रही है, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिन पर कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसे ही हम रिस्क कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है, रिस्क का मतलब यदि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें ना, तो वो है बेटा केवल और केवल लॉस होना या फिर प्रॉफिट में कमी होना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। यदि हम बिजनेस रिस्क की नेचर के बारे में देखें तो बेटा नेचर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो रिस्क होती है ना, वो आखिरकार होती कैसी है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है। तो बेटा यहाँ पर जो बिजनेस रिस्क है उसकी नेचर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, सेकंड है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, थर्ड है डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, एंड फोर्थ और जो लास्ट नेचर है वो है बेटा प्रॉफिट रिवार्ड। तो ये जो चारों प्रकार की नेचर है ना, या फिर हम इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो चारों फीचर्स है अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा यदि हम फर्स्ट नेचर की बात करें तो वो है बेटा राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस रिस्क राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और उसका जो इम्पैक्ट है आपके बिजनेस पर एडवर्स पड़े। एडवर्स का मतलब होता है बेटा खराब तरीके से पड़े या नेगेटिव तरीके से आपके बिजनेस को सफर करना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिस्क बोलते हैं। और इसी के साथ में उसे अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बोलते हैं। These are such unexpected events which are beyond thinking and control of the businessman। तो बेटा जो रिस्क होती है ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जो कि बिजनेसमैन ने ना तो सोची होगी और ना ही बिजनेसमैन के कंट्रोल में रहती हैं। अब ये जो अनसर्टेनिटी या जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है मार्केट में पहले कंपटीशन कम था, अब वो कंपटीशन बढ़ गया है। आप के जैसे जो प्रोडक्ट वगैरह हैं वो दूसरे जो शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन बेच रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ने से आपकी सेल पे इफेक्ट होगा। आपकी सेल कम होगी तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा, और जब प्रॉफिट कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिस्क बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड है लेस डिमांड। यदि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड अब आने वाले फ्यूचर में बहुत कम होने वाली है, तो इसकी वजह से आपकी सेल कम होगी। सेल कम होगी तो बेटा आपका प्रॉफिट भी कम होगा। इसी तरह से कुछ भी डिजास्टर वगैरह हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, जैसे फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आ गई, या फिर जो अर्थक्वेक है तो उससे आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग है वो ढह गई, या जो गोडाउन में पड़ा हुआ माल है वो फ्लड की सिचुएशन में पूरा का पूरा भीग गया। अब इससे क्या होगा कि वो माल खराब हो जाएगा। तो इस तरह के जो 3 पॉइंट मैंने बताया है ना बेटा, उनको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यदि हम बिजनेस का जो सेकंड नेचर है या जो सेकंड विशेषता है वो देखें तो वो है बेटा एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस रिस्क आर एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे तो हमें कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, तो कभी कभी हमें लॉस भी हो सकता है। तो मतलब जब लॉस हुआ तो मतलब रिस्क हुआ। तो जो रिस्क है वो बिजनेस के साथ में चलता रहता है। These occur anytime in business। और बेटा ये जो बिजनेस रिस्क है वो बिजनेस में कभी भी हो सकती है। एंड नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम रिस्क। तो इन सभी का कहने का मतलब है यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका खुद का काम धंधा शुरू कर रहे हो ना, तो इसमें बेटा हमेशा रिस्क बने रहने के चांसेस होते हैं।
ठीक इसी तरह से थर्ड नेचर है या जो बिजनेस रिस्क है उसकी थर्ड विशेषता है डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो बेटा इसको अच्छी तरह से समझना आप। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। यदि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल के थ्रू बताया है कि जो ये बिजनेस रिस्क है वो बिजनेस की नेचर और बिजनेस की साइज पर भी डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इफ स्वीट्स आर मेड, मान लीजिए आप स्वीट्स बनाने का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा उसमें आपको रिस्क ज्यादा होगी। अब वो रिस्क ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि जो स्वीट्स हैं वो बेटा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही सेफ रह सकती है, उसके बाद में बेटा वो सड़ने लग जाती है, उनमें दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह का बिजनेस आप करते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क सहन करना पड़ सकता है। यदि आपने वो मिठाइयाँ टाइम से नहीं बेची तो आपको रिस्क होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है बेटा इफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मान लीजिए आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जहां पर कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे फ्रिज, बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। तो इस प्रकार के बिजनेस में बेटा आपको रिस्क होने की संभावना कम होती है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप इनका स्टॉक 1 साल 2 साल तक भी रखोगे तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि हम बात करें साइज ऑफ बिजनेस का, मतलब आपका बिजनेस यदि छोटा है तो इसी के अनुसार आपकी जो रिस्क है वो भी बेटा छोटी होगी, और यदि आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें बेटा रिस्क भी आपको ज्यादा बड़ी सहन करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से बेटा जो बिजनेस की नेचर है उसका लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, और वो है प्रॉफिट रिवार्ड। इसका मतलब ये है बेटा यदि आपने रिस्क लिया तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो बेटा आपको प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए कहा गया है कि मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट एंड लेस रिस्क मीन्स लेस प्रॉफिट। और बेटा हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यदि आप ज्यादा रिस्की काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा होगी। अब वो कैसे? क्योंकि ज्यादा रिस्की जो काम होता है ना वो बहुत कम लोग करते हैं, और इसीलिए यदि कम लोग किसी काम को ज्यादा बेहतर तरीके से चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। अब यदि हम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में बात करें, मतलब ये है कि जो भी बिजनेस में होने वाली रिस्क है आखिर उसका कारण क्या है, उन कारणों के बारे में बात करें तो बेटा इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और आगे जाकर इसी वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये 4th जो कॉजेज है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज, सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज एंड फोर्थ है फिजिकल कॉजेज। तो चलिए बेटा इनको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यदि हम फर्स्ट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो वो होता है बेटा नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज आर सच फैक्टर्स ऑन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बेटा नेचुरल कारण, जो प्राकृतिक कारण होते हैं ना, वो कुछ ऐसे कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के जिस पर कि ह्यूमन बीइंग का मतलब बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से आपको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा। अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग ढह गई, आपके जो भी इक्विपमेंट्स थे, आपकी जो भी मशीनरीज थी वो टूटकर बिखर गई। तो इस तरह से जो आपको लॉस सहन करना पड़ रहा है वो होता है बेटा नेचुरल कॉजेज की वजह से। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो वो है बेटा ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू द मिस्टेक्स और बैड वर्क ऑफ लेबर्स और एम्प्लॉयज व्हिच लीड्स द बिजनेस टू बियर द रिस्क। तो बेटा ह्यूमन कॉजेज में उन सभी मिस्टेक्स और बैड वर्क को शामिल किया जाता है जो कि वहां पर रहने वाले यानी कि बिजनेस में काम करने वाले जो लेबर्स हैं और एम्प्लॉयज के द्वारा या उनकी वजह से हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया है। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा टू विथड्रॉ पेट्रोल ऑफ कंपनी व्हीकल ऑन द वे। कई बार आपको पता हो ना कि भाई जैसे गुड्स वगैरह होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो व्हीकल होते हैं उनका यूज किया जाता है, और इन व्हीकल में ज्यादातर जो बिजनेसमैन है ट्रक्स का इस्तेमाल करता है। तो जो ट्रक का ड्राइवर होता है ना बेटा, वो बीच सड़क में ही ट्रक को खड़ा करके उसका पेट्रोल निकाल लिया करता है। तो ये कमी किसकी आई? बिजनेस में काम करने वाले लेबर की, मतलब उस ट्रक ड्राइवर की। और फिर बाद में वो जो ट्रक ड्राइवर है उस पेट्रोल को वहीं पर जो हाईवे के आसपास जो छोटे होटल्स होते हैं वहां पर उनको वो बेच दिया करते हैं। तो ये जो रिस्क है, ये जो कमी है, ये जो नुकसान है वो किसकी वजह से हुआ? एम्प्लॉइज की वजह से। ऐसे सेकंड एग्जांपल है नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली इन द कंपनी। यदि मान लीजिए कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से फ्यूचर में बेटा कंपनी को बड़ा भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। तो ये सभी जो कॉजेज थे, ये सभी जो कारण थे जो कि एम्प्लॉइज या लेबर की वजह से हुए हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा ह्यूमन कॉजेज।
अब इसी तरह से यदि हम थर्ड कॉजेज की बात करें तो वो है बेटा इकोनॉमिक कॉजेज। तो इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू द मार्केट सिचुएशन और कंडीशन। तो बेटा इकोनॉमिक जो कारण होते हैं रिस्क होने के, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं मार्केट सिचुएशन पर। इफ ए बिजनेसमैन डज नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट कस्टमर्स, यदि बेटा बिजनेसमैन जो होता है ना, यदि मार्केट में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ही हैज टू बियर इकोनॉमिक रिस्क। तो उसे इकोनॉमिक टाइप की जो रिस्क होते हैं, आर्थिक जो नुकसान होते हैं, वो सहन करने पड़ सकते हैं। जैसा हम मान के चलते हैं कि कस्टमर जिस तरह का प्रोडक्ट चाह रहा था, आप उस तरह का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो यदि आपने अलग तरह का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होगी, और डिमांड कम होने की वजह से बेटा आपको प्रॉफिट भी कम होगा। और यदि प्रॉफिट कम हो गया है तो इसका कारण क्या था? इस तरह का जो प्रॉफिट कम होता है उसका कारण है बेटा इकोनॉमिक कॉजेज। अभी यदि बात करें हम फोर्थ कॉजेज की, तो वो है बेटा फिजिकल कॉजेज। तो फिजिकल कॉजेज आर रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में जिस भी तरह की एसेट्स आप यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, यदि उस एसेट्स में किसी भी तरह की कमी आ जाती है, इस वजह से बेटा आपको जो भी रिस्क होता है तो उसका जिम्मेदार होता है बेटा फिजिकल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की थी आपसे एसेट्स के बारे में, तो वो है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स हो गए। तो ए बिजनेसमैन हैज टू बियर फिजिकल रिस्क इफ देयर इज एनी डिफॉर्म इन बिजनेस असेट्स। तो बिजनेस असेट्स में किसी भी तरह की जो डिफॉर्म होती है, कमी होती है, उसकी वजह से एक बिजनेसमैन को फिजिकल रिस्क उठानी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन को बिल्डिंग अगर मान लीजिए वो खराब भी हो गई है ना, तो उस बिल्डिंग की रिपेयर करवानी पड़ती है। फर्नीचर टूट गया तो उसको सुधरवाना भी पड़ता है, इक्विपमेंट्स का रिपेयर करवाना पड़ता है। तो इसकी वजह से बेटा उसे काफी सारा खर्चा करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसे बेटा बिजनेस रिस्क को बियर करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में बताया गया जो टॉपिक था बिजनेस रिस्क की मीनिंग, उसके जो नेचर है, उसके जो कॉजेज हैं, वो सभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। यदि बेटा आप इन फ्यूचर कभी भी आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो बेटा आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करें तो उस बिजनेस में आने वाली जो रिस्क है वो कितने तरह की रिस्क होती है, मतलब आपको कितने तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बेटा हम बिना किसी देरी के ऐसे ही बिजनेस रिस्क के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि बेटा आपकी स्क्रीन पर आपको ये जो बिजनेस रिस्क के 6 टाइप दिख रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है इंश्योरेबल रिस्क, सेकंड है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, और थर्ड है बेटा स्पेकुलेटिव रिस्क, फोर्थ है प्योर रिस्क, इसी तरह से फिफ्थ है बेटा इकोनॉमिक रिस्क। और इस इकोनॉमिक रिस्क को भी बेटा हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। उसमें फर्स्ट है स्टॉक मार्केट रिस्क, पीजी रिस्क, टैक्स स्ट्रक्चर रिस्क, इकोनॉमिक ट्रेंड रिस्क, मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क। इसी तरह से यदि हम मेन जो 6th पॉइंट है या जो 6th टाइप है बिजनेस रिस्क का, वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क। इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पॉलिटिकल रिस्क, सोशियो कल्चरल रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, डेमोग्राफिक रिस्क एंड एनवायरमेंटल रिस्क। तो चलिए बेटा अब हम इन सभी बिजनेस रिस्क के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बिजनेस चलाते समय जो फर्स्ट रिस्क आएगी आपके सामने वो है बेटा इंश्योरेबल रिस्क। ऑल द रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। तो बेटा ऐसे सभी रिस्क जिनका कि हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो उन्हें हम बेटा इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, मतलब इंश्योरेबल रिस्क में कौन कौन सी रिस्क इंक्लूड होती हैं, तो इसमें फर्स्ट तो है बेटा फिजिकल कॉजेज की वजह से जो रिस्क आ रही है वो फिजिकल रिस्क, और इसी तरह से नेचुरल कॉजेज की वजह से जो रिस्क आई थी वो है नेचुरल रिस्क। बेटा फिजिकल और नेचुरल रिस्क जो है या कॉजेज हैं उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाया था, और वो वीडियो बेटा मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिर भी बेटा मैं बताना चाहूंगा कि जो फिजिकल रिस्क है वो कब अराइज होती है, मतलब आपके सामने कब आएंगी। मान लीजिए आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में जितने भी तरह के एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, तो ये कभी ना कभी तो खराब होती ही हैं। तो इसके रिपेयर और इसके मेंटेनेंस पर जो खर्चा किया जाता है वो बेटा आपके फिजिकल रिस्क में काउंट होता है। इसी तरह से बेटा जो यदि आपका स्टॉक है, फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आ गया और उसमें आपका स्टॉक का नुकसान हो गया, जो भी गुड्स थे वो आपके बह गए या सड़ गए, तो इन सभी कारणों से जो भी आपको नुकसान हुआ है वो बेटा नेचुरल रिस्क में इंक्लूड किया जाता है। तो सीधी सी बात यह है इंश्योरेबल रिस्क क्या होती है, जिनका कि हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड टाइप की रिस्क के बारे में बात करें तो वो है बेटा नॉन इंश्योरेबल रिस्क।
All the risks which cannot be insured by insurance company are called non-insurable risk। तो बेटा सीधी सी बात है, ऐसी सभी रिस्क जिनका की एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं कर सकती है या आप जिन रिस्क का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते उनको हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। अब यदि बात करें कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क में किस तरह की रिस्क इंक्लूड होती है, तो बेटा इसमें भी दो तरह की रिस्क को इंक्लूड किया गया है, वो है ह्यूमन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। ह्यूमन रिस्क तब होती है जबकि ह्यूमन फॉल्ट की वजह से हो, जैसे आपकी कंपनी या बिजनेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है और इसकी वजह से यदि आपकी बिजनेस को या आपकी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिस्क। इसी तरह से इकोनॉमिक रिस्क है, जैसे मान लीजिए कस्टमर्स की डिमांड कुछ अलग आ रही है, अलग तरह के प्रोडक्ट की, और आप वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो सेल्स है, मतलब बिजनेसमैन की जो सेल्स है वो गिरेगी और उसकी वजह से उसको कुछ नुकसान जरूर होगा, और इस वजह से जो भी उसको नुकसान हुआ है उसको हम इकोनॉमिक रिस्क कहते हैं। तो बेटा ह्यूमन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क ये दोनों की दोनों बेटा नॉन इंश्योरेबल रिस्क होती हैं। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम बिजनेस रिस्क का जो थर्ड टाइप है स्पेकुलेटिव रिस्क के बारे में बात करें, तो स्पेकुलेशन रिलेटेड रिस्क आर कॉल्ड स्पेकुलेटिव रिस्क। तो ऐसी रिस्क जो कि सट्टेबाजी की वजह से आपको सहनी पड़ती है उसे हम स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं। और बेटा इस तरह की रिस्क में तीन रिजल्ट सामने आ सकते हैं, क्या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपको लॉस हो सकता है, या फिर ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अब वो ऐसी कौन सी रिस्क हैं जो कि स्पेकुलेटिव रिस्क में काउंट की जाती हैं? वो है बेटा प्लेइंग कार्ड्स एंड गैम्बलिंग। जैसे जुआ वगैरह खेलते हो ना, तो क्या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट या फिर इसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, वहां पर यदि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, यदि उसकी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, यदि उसकी शेयर की प्राइस कम हो गई तो आपको लॉस होगा। और यदि मान लीजिए उसकी शेयर की प्राइस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इस तरह के जो गैम्बलिंग से रिलेटेड है और स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा लगा रखे हैं, तो इस तरह की जो रिस्क है बेटा उन्हें हम स्पेकुलेटिव रिस्क की कैटेगरी में शामिल करते हैं। यदि हम रिस्क का फोर्थ टाइप देखें तो वो है बेटा प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क हैज ओनली वन आउटकम, दैट इज कंप्लीट लॉस। तो बेटा ऐसी रिस्क जिसमें कि आपको केवल और केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा, मतलब आपको वहां पर केवल और केवल लॉस ही सहन करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं प्योर रिस्क। जैसे मैं बताऊं आपको, फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर और सेकंड है अनटाइमली डेथ। तो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, भूकंप वगैरह आ गया या बाढ़ आ गई है ना, या फिर आपकी कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, तो ये सब चीजें क्या है बेटा नेचुरल कॉजेज हैं या नेचुरल डिजास्टर हैं। इसी तरह से यदि किसी भी व्यक्ति की असामयिक मौत हो जाती है, तो इस तरह की जो रिस्क होती है बेटा वो प्योर रिस्क होती है। यदि हम बात करें कि जो प्योर रिस्क होती है ना बेटा, वो इंश्योरेबल रिस्क होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा प्योर रिस्क जितनी भी है उनका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जबकि जो स्पेकुलेटिव रिस्क होती है वो होती है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। मतलब इस तरह की जो रिस्क होती है ना, जुए वगैरह खेलने से या इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान हुआ है, तो इस तरह की रिस्क का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो बेटा स्पेकुलेटिव और जो प्योर रिस्क है, इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ताकि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के सामने स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क के बीच में डिफरेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल का यूज किया है। मैं फिर से कहूंगा कि यदि आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो आपको किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में डिफरेंस करना है, तो वो डिफरेंस बेटा आप टेबल बनाकर ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क में आउटकम यानी रिजल्ट की बात करें तो इसमें तीन रिजल्ट्स होते हैं, क्या तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही लॉस होगा। लेकिन जो प्योर रिस्क है उसमें केवल एक ही रिजल्ट निकल के सामने आता है और वो है बेटा कंप्लीट लॉस, मतलब आपको प्योर रिस्क में पूरी तरह से लॉस ही होगा। इसी तरह से यदि हम बात करें तो स्पेकुलेटिव जो रिस्क है उसका दूसरा नाम बेटा नॉन इंश्योरेबल रिस्क है, जबकि प्योर रिस्क का दूसरा नाम इंश्योरेबल रिस्क है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्पेकुलेटिव जो रिस्क है उसमें गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट शामिल होता है, जबकि प्योर रिस्क में बेटा नेचुरल डिजास्टर और अनटाइमली डेथ की वजह से जो आपको लॉस उठाना पड़ता है, वो सभी रिस्क बेटा प्योर रिस्क में शामिल होती हैं। फिफ्थ जो रिस्क है उसका नाम है इकोनॉमिक रिस्क। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक रिस्क होती क्या है? तो इकोनॉमिक रिस्क आर दोज रिस्क विच रिड्यूस प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो बेटा ऐसी रिस्क जो कि बिजनेसमैन के प्रॉफिट को कम कर दें, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क। और ये जो रिस्क है बेटा वो 5 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क, पीजी रिस्क, टैक्स स्ट्रक्चर रिस्क और इकोनॉमिक ट्रेंड रिस्क। तो बेटा इकोनॉमिक रिस्क के जो 5 टाइप्स है ना, अब उनको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे।
यदि हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी रिस्क की, तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट के ही द्वारा डिसाइड की जाती है और इसमें जो गवर्नमेंट है वो जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, जैसे बिजनेसमैन को जो भी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है तो उन पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो ये सारा जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। यदि हाई इंटरेस्ट रेट है तो यह बिजनेसमैन के लिए ज्यादा रिस्की होगा। ज्यादा रिस्की इसलिए होगा क्योंकि यदि मान लीजिए बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो वो बैंक से लोन लेने जाएगा, वहां पर बेटा उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा तो उसके प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। इसके उलट यदि मान लीजिए इंटरेस्ट जो रेट है, लोन पर दी जाने वाली जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर कम है तो बिजनेसमैन के लिए रिस्क भी कम होगा। और रिस्क कम क्यों होगा? क्योंकि उसे अपने लोन पर जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो कम चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट रेट होती है जो कि लोन पर एक बिजनेसमैन को चुकानी पड़ती है, ये भी बेटा एक बिजनेसमैन के लिए रिस्क होती है। यदि रेट कम है तो रिस्क कम होगी, यदि रेट ज्यादा है तो रिस्क उसके लिए ज्यादा होगी। यदि हम सेकंड इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिस्क। तो स्टॉक मार्केट इज दैट प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर सोल्ड एंड परचेज। तो बेटा जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या जो डिबेंचर्स होते हैं वो बेचे और खरीदे जाते हैं। जैसे हमारा जो मार्केट होता है ना, नॉर्मल मार्केट जहां पर हम सब्जी वगैरह और ग्रोसरी आइटम खरीदने जाते हैं, तो सेम इसी तरह से ये स्टॉक मार्केट भी होता है। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में बेटा शेयर्स और जो डिबेंचर्स हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। अब सपोज करिए कि आपने अपना जो पैसा है ना वो एक्स कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है। अब मान लीजिए उस शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ गई, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यदि मान लीजिए कभी उस शेयर का जो प्राइस है वो गिर गया, मतलब प्राइस कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपके बिजनेस को और आपके इन्वेस्टमेंट को लॉस उठाना पड़ सकता है। यदि शेयर्स के प्राइस रेगुलर गिरते जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क सहन करनी पड़ेगी लॉस के रूप में। यदि हम थर्ड इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है पीजी रिस्क। तो बेटा सबसे पहले ये जानो कि जो पी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और जी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है ना, इसकी वजह से भी एक बिजनेसमैन को रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। और वो कैसे हो सकती है तो देखते हैं यहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बिजनेस हैं, अगर वो प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इन दिस गवर्नमेंट गिव्स मोर चांसेस टू द प्राइवेट सेक्टर टू डू द बिजनेस। और ऐसी सिचुएशन में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बिजनेस करने के लिए ज्यादा चांसेस देती है। अब जरा सपोज करो पहले आप अकेले बिजनेसमैन थे जो कि गुड्स को प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके आने के बाद में और भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो मार्केट में आ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपका जो प्रोडक्ट पर जो प्रॉफिट कमाना था वो कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मींस इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज इन आवर कंट्री टू द बिजनेस। तो बेटा बिजनेस करने के लिए यदि हम फॉरेन कंपनीज को हमारी कंट्री में इनवाइट करते हैं तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन करेंसी स्टार्ट टू इंक्रीज। हाँ, इसका एक फायदा जरूर होता है कि जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी जो मुद्रा है, वो देश में आना शुरू हो जाती है और इस तरह से हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये फायदा गवर्नमेंट को होता है, बिजनेसमैन के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने लगता है। तो इस तरह से यदि ज्यादा पीजी होगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप जैसे बिजनेसमैन के लिए ज्यादा कंपटीशन होगा और ज्यादा कंपटीशन है इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इसी तरह से यदि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कम है तो आपके लिए कंपटीशन कम होगा और कम कंपटीशन की वजह से आपके जो प्रॉफिट है वो बढ़ने लगेंगे। अगर हम फोर्थ इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है टैक्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए जो टैक्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो हम इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं ना उनको इंक्लूड किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में वो सभी टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन किसी देश में काम करते हुए गवर्नमेंट को चुकाता है। तो यहाँ पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है अगर उनकी रेट ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट कम होने वाला है, क्योंकि आपका प्रॉफिट का जो ज्यादा हिस्सा है वो टैक्स पे में चला जाएगा। यदि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, कम है, तो बेटा आपको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट का कुछ ही हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यदि हम बात करें फिफ्थ इकोनॉमिक रिस्क के बारे में तो वो है इकोनॉमिक कंडीशन रिस्क। अब देखो इकोनॉमिक कंडीशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी और कस्टमर। तो बेटा जो मार्केट में कस्टमर है या जो सोसाइटी है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, मतलब वो आर्थिक रूप से
मजबूत हैं या नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन रिलेटेड रिस्क। सपोज करिए कि आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के जो कस्टमर रिच हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे और फिर बाद में आपको ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिस मार्केट में आप रहकर काम कर रहे हैं या आसपास के जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, सोशल पीपल हैं, वो सारे के सारे बेटा गरीब हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। और आपको पता है सस्ते प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी कम होता है। अब बेटा यदि हम मेन जो रिस्क है 6th पॉइंट नंबर वाली, उसके बारे में बात करें तो वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क। तो जो इकोनॉमिक रिस्क होती है वो मार्केट से रिलेटेड होती है, मतलब वहां पर हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम बात करें नॉन इकोनॉमिक रिस्क की, तो वो है बेटा नॉन इकोनॉमिक रिस्क आर दोज रिस्क विच आर नॉट रिलेटेड टू द मार्केट। मतलब ऐसे रिस्क जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल गिव्स पेन एंड सफरिंग टू द बिजनेस। लेकिन इसके बावजूद भी बेटा जो बिजनेस करते समय एक बिजनेसमैन को फिर भी वो पेन या सफरिंग का एहसास करवाती है, मतलब उसे इकोनॉमिक चीजों के अलावा भी कुछ ऐसी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि उसे सफर करना पड़े ड्यू टू चेंजेस इन पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट एंड नेचर। और ये सभी जो रिस्क है बेटा वो पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट और नेचर से रिलेटेड होती हैं। दीज रिस्क स्टॉप बिजनेसमैन्स अर्निंग फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और जो ये रिस्क होती है, कौन सी, नॉन इकोनॉमिक जो रिस्क होती है, वो बिजनेसमैन का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए बंद कर देती है। मतलब वहां पर जो बिजनेसमैन की अर्निंग से प्रॉफिट है वो कुछ समय के लिए कम होना शुरू हो जाते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक रिस्क में स्पेशली हम पॉलिटिकल रिस्क, सोशियो कल्चरल रिस्क और क्लाइमेट रिस्क, इसी के साथ में डेमोग्राफिक रिस्क को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए बेटा अब हम जो है पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और क्लाइमेट और डेमोग्राफिक जो रिस्क है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यदि हम फर्स्ट नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है बेटा पॉलिटिकल रिस्क। इफ ए बिजनेसमैन डोनेट्स टू द पॉलिटिकल पार्टी इन पोजीशन तो देयर वुड नॉट बी एनी रिस्क टू रन द बिजनेस स्मूथली। तो बेटा किसी भी बिजनेसमैन को यदि किसी देश में रहकर या किसी विशेष जगह पर रहकर अपना बिजनेस करना होता है तो उस जगह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको टाइम टू टाइम डोनेट करना पड़ता है। डोनेट का मतलब होता है कुछ चंदा टाइप में ऐसे कुछ अमाउंट वगैरह डिपॉजिट करवानी पड़ती है ताकि आपके बिजनेस को आगे जाकर कोई नुकसान नहीं हो। यदि इसके उलट if a businessman does not donate and follow the rules and regulation of the government, he has to suffer a lot things to run his business। यदि इसके विपरीत यदि मान लीजिए बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं कर रहा है और जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको अपना बिजनेस चलाते समय बहुत से रिस्क का या बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो कि उसके बिजनेस पर एक एडवर्स इफेक्ट होगा। यदि हम सेकंड नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है सोशियो कल्चरल रिस्क। तो बेटा इसमें हमने सोशल और कल्चरल दो तरह की रिस्क को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल रिस्क। इट इंक्लूड्स लेबर इश्यूज, ह्यूमन राइट वायलेशन इन वर्कफोर्स। तो बेटा जो सोशल रिस्क है ना उसमें हम दो रिस्क को इंक्लूड करते हैं, एक तो लेबर से रिलेटेड इश्यूज और एक जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वर्कफोर्स के अंतर्गत, उसको हम शामिल करते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए अ बिजनेसमैन शुड सॉल्व लेबर इश्यूज। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, जो भी वहां पर लेबर वर्कफोर्स काम कर रही है तो उनके जो भी इश्यूज है, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम शॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर हम बात करें लेबर इश्यूज की तो वो है वेजेस से रिलेटेड, जैसे कम मजदूरी वगैरह पे करना या फिर गुड वर्किंग जो एनवायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करना चाहिए। एंड शुड नॉट एम्प्लॉय एनी चाइल्ड लेबर। और किसी भी चाइल्ड लेबर को जिसकी एज 18 साल से कम हो उसको अपनी कंपनी में काम नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें कल्चरल रिस्क की तो बिजनेसमैन हैज टू रेस्पेक्ट द कल्चर ऑफ द कंट्रीज वेयर ही इज डूइंग हिज इंटरनेशनल बिजनेस। तो बेटा कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो अपना जो बिजनेस है ना इंटरनेशनल लेवल पर भी करता है। तो जिन जिन कंट्रियों में वो अपना काम फैला रखा है या बिजनेस कर रहा है तो उन कंट्रीज की जो कल्चर है उनका उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट उसके बिजनेस पर जरूर रहेगा। अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो फर्स्ट है जैसे अमेरिकन्स आर पंक्चुअल। आपको पता है जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक बिजनेसमैन को, द बिजनेसमैन इज सपोज टू डिलीवर गुड्स ऑन टाइम टू सच कस्टमर्स। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको एक बिजनेसमैन को बेटा जो भी गुड्स का डिलीवरी करना है वो टाइम पे करना चाहिए। अगर टाइम पे डिलीवरी कर रहा है तो उसे ज्यादा रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपना बिजनेस स्मूथली चला सकता है। यदि टाइम पर गुड्स का डिलीवरी नहीं कर रहा है तो उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। ऐसे हम यदि बात करें सेकंड पॉइंट की तो इंडियंस वांट्स मोर हॉलीडेज। अगर हम बात करें इंडियंस की तो बेटा इंडियंस जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो बेटा ज्यादा हॉलीडेज की मांग करते हैं, जबकि जापानीज वांट्स मोर वर्क एंड लेस लीजर टाइम।
और जापानी जो लोग हैं ना वो ज्यादा काम को प्रेफर करते हैं और उन्हें जो छुट्टियां हैं वो कम ही पसंद होती हैं, ताकि वो अपनी जो नीड्स है, जरूरतें हैं, उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो यदि कोई बिजनेसमैन इंडिया में रहकर काम कर रहा है तो जो इंडियन एम्प्लॉइज है उनको ज्यादा छुट्टियां ऑफर करें, जबकि यदि वो अपना जापान में बिजनेस कर रहा है तो जापानीज जो लोग है ना उनको ज्यादा काम से प्यार होता है और उनको कम छुट्टियों की जरूरत होती है। तो जापानीज जो लोग हैं उनको उनके अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन वगैरह और जो भी सैलरी है उनका पे करना चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड नॉन इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो वो है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो क्लाइमेट रिस्क इंक्लूड एमिटिंग पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज थ्रू फैक्ट्री। यदि आप अपनी फैक्ट्री से जो ज्यादा पोल्यूटेड गैस एमिट कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, या ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने वाली गैसेज ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो इस तरह की जो रिस्क है वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में इंक्लूड होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इफ बिजनेसमैन्स फैक्ट्री एमिट्स मोर पोल्यूटेटिव गैसेज, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। तो यदि बिजनेसमैन की जो फैक्ट्री है वो ज्यादा पोल्यूटेटिव गैसेस को रिलीज कर रही है, एमिट कर रही है, तो गवर्नमेंट वहां पर आकर हस्तक्षेप कर सकती है और हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी कंपनी को या फैक्ट्री को बंद ही करवा दे। एंड दिस विल नॉट अलाउ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। और इस तरह से बेटा आप अपने जो बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर सकते, आराम से अपना बिजनेस वहां पर ऑपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक इसी तरह से यदि हम लास्ट नॉन इकोनॉमिक रिस्क के बारे में बात करें तो वो है डेमोग्राफिक रिस्क। तो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड एज्ड पर्सन इज कॉल्ड द डेमोग्राफी ऑफ ए नेशन। यदि हम किसी भी देश की डेमोग्राफी की बात करें ना तो बेटा इसमें स्पेशली जो चिल्ड्रन, यूथ, एज्ड पर्सन जो होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है उनको इंक्लूड किया जाता है। तो एक्चुअल में जो चिल्ड्रन, यूथ, एज्ड पर्सन है उनकी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। इस रिस्क में बेटा बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना होगा कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चे ज्यादा हैं, यूथ ज्यादा है या फीमेल्स ज्यादा हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्शन शुरू करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है और वहां पर बेटा बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में बिजनेसमैन हैज टू प्रोड्यूस मोर थिंग्स फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए ज्यादा जो चीजें हैं उसे प्रोड्यूस करनी होंगी, जैसे टॉयज वगैरह हो गए, किड्स के जो वियर्स हैं, मतलब बच्चों के पहनने की चीजें, कपड़े वगैरह, उनका प्रोडक्शन करना होगा, और किड्स के जो फूड आइटम्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करना होगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में यूथ जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो ही हैज टू प्रोड्यूस मोर आइटम्स फॉर द यूथ। तो उसे यूथ के लिए ज्यादा आइटम्स को प्रोड्यूस करना होगा, जैसे जीन्स वगैरह हो गए, या फॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो हो गए, या जो टेक्निकल आइटम्स है जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर मोबाइल फोन्स हो गए। तो इन चीजों में बेटा क्या होता है, यूथ जो जनरेशन है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, तो जो बिजनेसमैन है उसको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में फीमेल्स की संख्या ज्यादा है तो एक बिजनेसमैन को साड़ी वगैरह, ज्वेलरी आइटम्स वगैरह होते हैं और मेकअप से रिलेटेड जो आइटम्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक रिस्क के बारे में पता चल गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा मेरे चैनल का नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी।